नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है और खास पेशकश में आज हम बात कर रहे हैं धुरंधर पर सियासी बवंडर। तो हमारे प्राइम टाइम शो में आज हम बात कर रहे हैं धुरंधर पर सियासी बवंडर। दरअसल एक फिल्म और उस पर हो रही सियासत, जिस पर आज हम बात कर रहे हैं। फिल्म और सियासत में इतना बड़ा तूफान इस फिल्म ने खड़ा कर दिया है। 19 मार्च को रिलीज हुई धुरंधर द रिवेंज। आपको बता दें, धुरंधर द रिवेंज आखिर क्यों कुछ दलों के लिए यह सच नहीं बल्कि प्रोपोगेंडा बन गई है। सवाल यही है कि आतंक और पाकिस्तान की बात आते ही क्यों सियासी तबकों में बेचैनी हो जाती है। पहले ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा करेंगे। 19 मार्च को रिलीज हुई फिल्म धुरंधर द रिवेंज अब राजनीतिक विवादों के केंद्र में आ चुकी है। पाकिस्तान के खिलाफ बनी धुरंधर हिंदुस्तान के कुछ सियासी दलों को भी चुभ रही है। फिल्म की कहानी को लेकर देश की सियासत में भूचाल आया हुआ है। कांग्रेस के बाद सपा ने भी फिल्म को प्रोपेगेंडा करार देते हुए फिल्म के लिए बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। और फिर पैसा देकर के फिल्में बना रहे हैं आप लोग, दूसरे दलों को बदनाम करने के लिए। मुझे तो लगता है इन पे ज्यादा पैसा हो गया जो फिल्म इंडस्ट्री तक पैसा पहुंचाया जा रहा है। और मथुरा में क्या हुआ सोचिए आप, एक साधु संत का हत्या हो गई। अब जाने कौन कौन सी कहानी बताई जा रही है। आखिरकार दोषी कौन है, जिम्मेदार कौन था। प्रशासन आखिरकार क्या कर रहा था, एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा था। देखिए, ये किसी को खुश करने के लिए और चमचागिरी करने की पराकाष्ठा है। जबकि पहलगाम में 40 लोगों की हत्या हुई, आतंकवादी पकड़े नहीं गए। उसके पहले पुलवामा में 40 किलो आरडीएक्स, 400 किलो आरडीएक्स वहां पहुंचा कैसे, आज तक के वो पकड़ा नहीं गया। तो ये लगातार आतंकवाद की घटनाएं बढ़ी है, कम नहीं हुई है, बढ़ी है। और उसको कह रहे हैं कि आतंकवाद खत्म हो रहा है। तो वो मोदी सरकार को खुश करने के लिए इस प्रकार की पिक्चर बना रहे हैं। फिल्म में गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद से प्रेरित किरदार को और उसके भाई को कथित पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से संबंधों को जिस तरह से दिखाया गया है, उसे लेकर विपक्षी दलों ने कड़ा विरोध जताया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने इसे भाजपा का प्रोपेगेंडा करार दिया, जबकि भाजपा नेताओं ने फिल्म का बचाव करते हुए इसे वास्तविकता की तस्वीर बताया। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पैसे देकर फिल्म बनवाई जा रही बीजेपी की तरफ से, क्या कहेंगे सर? देखिए, श्री अखिलेश यादव जी फ्रस्ट्रेशन में है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। 2027 में उन्होंने सोचा था कि उनको सत्ता मिल जाएगी, लेकिन सत्ता की मलाई अभी 2047 तक उनके भाग में नहीं। क्या तो बोले हो? समाजवादी पार्टी का हाल वही है। पुनः मैं दोहराता हूँ, समाजवादी पार्टी का हाल वही है। 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। समाजवादी पार्टी को कृपया अपने गिरबान में झांकना चाहिए और प्रदेश की जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। इनका हाल वही हो गया जो पुरानी कहावत है, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। दरअसल फिल्म में अतीक अहमद से मिलते जुलते किरदार के पाकिस्तानी आईएसआई अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर से संबंध दिखाए गए हैं। यहां तक कहा गया है कि वो आईएसआई और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के समर्थन में उत्तर प्रदेश में पाकिस्तान समर्थित सरकार बनाने की साजिश में शामिल था। साथ ही ये भी दिखाया गया है कि किस तरह नकली नोटों के नेटवर्क और भारत में हुई नोटबंदी से उसका कनेक्शन जुड़ा था। फिल्म में नोटबंदी का जिक्र होने दाऊद इब्राहिम का आईएसआई से सीधा कनेक्शन दिखाना विपक्ष को बखर रहा है। बता दें कि धुरंधर और धुरंधर द रिवेंज को आदित्य धर ने लिखा है और डायरेक्ट किया है, और धुरंधर द रिवेंज फिल्म 2025 की हिट फिल्म धुरंधर का सीक्वल है, जिसमें एक भारतीय जासूस पाकिस्तान में आतंकवादी संगठन को खत्म करने जाता है। कंधार हाईजैक से लेकर संसद हमला, 26/11 मुंबई हमले से लेकर नोटबंदी तक की फिल्म में दिखाई गई कहानी को जितना दर्द पाकिस्तान को हो रहा है, उतना ही सियासी बवंडर विपक्ष ने भारत में उठा रखा है।
सवाल है, फिल्म को प्रोपेगेंडा बताने वाला विपक्ष फिल्म से इतना परेशान क्यों हो रहा है? अगर फिल्म सिर्फ फिल्म है तो पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा करने वाली फिल्म से विपक्ष को दर्द क्यों हो रहा है? आतंक के आकाओं और आतंकियों की कमर टूटने से आखिर विपक्ष के नेता अलग अलग मंचों से अपनी सफाई क्यों दे रहे हैं? स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। इतना परेशान क्यों कर रही है लोगों को? एक वर्ग ऐसा है जो इस पर अब प्रतिक्रिया दे रहा है और यही सवाल है कि आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या है? फिल्म तो पाकिस्तान के को लेकर बनी है, पाकिस्तान के खिलाफ बनी है, लेकिन भारत में उसको लेकर जिस तरीके से तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, कुछ विपक्षी दल जो है इस पर तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और कह रहे हैं कि किसी के लिए यह फिल्म बनाई गई है, किसी को महिमा मंडित करने के लिए फिल्म बनाई गई है, और कोई कह रहा है कि इसको पैसा देकर ये फिल्में बनवाई जा रही हैं। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक विशेषज्ञ और खास पैनल जुड़ चुका है। पवन रावत जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड मेजर आशीष चतुर्वेदी जी सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रत्ना पांडे जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु शर्मा फिल्म समीक्षक हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। जीएस चौहान जी डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का इस खास चर्चा में बहुत स्वागत करते हुए सबसे पहले पवन रावत जी का ही रुख कर लेते हैं। पवन रावत जी, धुरंधर द रिवेंज, ये फिल्म वैसे तो पूरे देश में इस फिल्म ने बवाल काट रखा है और बड़ी संख्या में जो है दर्शक इस फिल्म को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। सिनेमा घरों में जो है वो मारामारी की स्थिति बनी हुई है, लेकिन देश में एक वर्ग ऐसा भी है जो इस फिल्म को प्रोपोगेंडा बता रहा है, इस फिल्म को लेकर इस फिल्म को क्रिटिसाइज कर रहा है और कह रहा है किसी को खुश करने के लिए फिल्म बनाई गई है। कोई कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब पैसे देकर फिल्में बनवा रही है। आपकी प्रतिक्रिया? पवन रावत जी, फोन अनम्यूट कर लीजिए। पवन रावत जी, फोन अनम्यूट कर लीजिए ताकि आपकी आवाज हम सबको मिले और दर्शकों को भी मिल सके। मेरी आवाज जी जी, अब बिल्कुल आप मिल पा रहे हैं जी। नमस्कार मानव जी जी, और सभी पैनलिस्टों को मेरा नमस्कार। आपके शो के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। इस शो में बुलाने के लिए हार्दिक आभार जी। देखिए, फिल्म तो फिल्म होती है और फिल्म कहीं ना कहीं असल जिंदगी से प्रेरित होती है, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन विपक्ष किसी भी मुद्दे पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना शुरू कर देता है। और अब देखिए, फिल्म और मनोरंजन जगत भी इससे अछूता है। लेकिन सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जो भारत का नंबर 1 शत्रु है पाकिस्तान, और हर भारतीय ये बात जानता है कि भारत के अंदर होने वाली हर आतंकी घटना को किस प्रकार से पाकिस्तान में बैठे उसके जो आतंकी आका हैं वो संचालित करते हैं, और हमारी सेना के जो जवान है वो किस प्रकार से उसको निस्तनाबूद करते आए हैं। और आप देख रहे हैं बरसों से, चाहे बॉर्डर बनी हो, हकीकत बनी हो, पता नहीं ना जाने कितनी फिल्में बनी, और उनके केंद्र पर कारगिल बनी है, एलओसी बनी है, इतनी सारी फिल्में बनी, और उनके केंद्र में सदा पाकिस्तान रहा। और नो डाउट पाकिस्तान हमारा नंबर 1 शत्रु है। पता नहीं क्यों हमारा विपक्ष हमारे शत्रुओं के प्रति मित्रता दिखाता है। आपने देखा होगा जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तब भी हमारे जो विपक्षी नेता थे उनके बयान पाकिस्तान में चला करते थे, हमारी सेना के मनोबल तोड़ने वाले बात करते हैं। और आज एक वीर सैनिक की कहानी अगर किसी भी चित्रांकन के माध्यम से आज की युवा पीढ़ी को दिखाई जा रही है, तो इसमें क्या गलत है? और इसके लिए तो सभी को प्रोत्साहित होना चाहिए। और ये किस प्रकार का विपक्ष है मुझे समझ में नहीं आता है मानस जी। जी मानस जी, बिल्कुल आप जुड़े रहिए हमारे साथ। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जीएस चौहान जी डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं हमारे साथ। जीएस चौहान जी का रुख कर लेते हैं, उसके बाद अन्य मेहमानों का रुख कर रहे हैं। जीएस चौहान जी, जो कैरेक्टर रणबीर सिंह ने प्ले किया है, उस कैरेक्टर न जाने कितने भारतीय बिना पहचान, बिना किसी क्रेडिट के देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए और देश के लिए मर मिटने की जज्बे की वजह से आज भी ना जाने कितने लोग पाकिस्तान में होंगे। इससे पहले भी कई ना जाने कितने लोग मारे गए। और जब अगर इस तरीके के किरदार पर कोई फिल्म बनती है तो उसको लेकर देश में तमाम शोर शराबा होता है। पहला मेरा आपसे मूल सवाल कि जो स्पाई की जो बात होती है, क्या जो फिल्मों में ये इस फिल्म में दिखाया गया है या ऐसी फिल्मों में दिखाया जाता है, वो इसी तरीके से कार्य करते हैं? दूसरी चीज,
इस फिल्म में ऐसा आपको क्या लगता है जो विरोध करने लायक? भाई पाकिस्तान के को लेकर यह फिल्म बनाई गई है। पाकिस्तान में हमारा सैनिक जो है, हमारा सिपाही जो है वहां जाता है और अपने देश के लिए, अपनी देश की सुरक्षा के लिए और हमारे देश के लिए जो साजिश रच रहे हैं उनको कैसे मौत के घाट उतारता है। क्या बुराई है भाई अगर इस फिल्म में? क्या लगती है आपको सर? आपको नमस्कार, आप सारे पैनलिस्ट को नमस्कार, आपके दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। माने साहब, आपने जो आज प्रश्न उठाया है बहुत ही प्रासंगिक है जी। देखिए, मैं एक डिफेंस रिटायर्ड अफसर होने के नाते मैं साफ कह रहा हूं कि हम लोग भी देश के लिए सेवा करते हैं, लेकिन ये पूरे भारतवासी हम लोग को सम्मान देते हैं। दुर्भाग्यवश जो हमारे स्पाई इन द सेंस रॉ वाले हैं, इंटेलिजेंस वाले हैं, उनको उनका चेहरा कोई नहीं देख पाता है। इवन हम भी उनका चेहरा नहीं देख सकते थे उस समय जी। तो वो जो देश की सेवा कर रहे हैं और जो 10-10 साल 20-20 साल पाकिस्तान या अन्य जगहों में रह रहे हैं, तो उनका जीवन कितना ज्यादा कठिन है और वो किस परिस्थिति में रहते हैं, उनकी परिवार की स्थिति क्या हो रही होगी, उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, ये सब उनको भी नहीं पता जी। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण जो है आजकल। कुछ लोग, मैं पॉलिटिक्स में बिल्कुल नहीं जाना चाहता हूँ, वी आर डिफेंस पीपल, वी विल नेवर गो टू द पॉलिटिक्स, बट कम से कम उनको तो क्षमा करिए आप लोग, उन पे न करिए जो वहां पड़े हुए हैं विदेशों में जी, किस किस वेश में, किस किस उसमें स्थिति में, वो देश के लिए किसी को नहीं पता कि कितने वो तकलीफ उठाते हैं। तो ये बहुत ही गलत है। और रही बात इस पिक्चर में बेसिक चीजें जो है, हम पाकिस्तान तो हमारा दुश्मन है ही, राइट फ्रॉम A1 48 से लेके उसने 4-5 बार क्या क्या किया और उसको सब हर समय हम लोगों ने सबक सिखाया, लेकिन वो सबक सीखने वाला नहीं है, तो वो हमारा दुश्मन सदैव रहेगा। अब कल ही ये जो पूर्व यहाँ राजदूत थे पाकिस्तान के, बताइए क्या वो कह रहा है कि अगर हम अमेरिका और इजराइल को ना मार पाए तो हम जो है दिल्ली और बॉम्बे को ये करेंगे। मतलब इंटरनेशनल, तो खैर छोड़िए, ये वो ऐसे ही हैं। एक समय कहते थे हमारे पास 1 पाव का बम है, आधे किलो का बम है, लेकिन जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं उनकी देशभक्ति पर शक नहीं है, लेकिन वो सही आकलन देश के प्रति अपने दिमाग से नहीं कर पा रहे हैं। और या तो हो सकता है कि वो पॉलिटिक्स का बेनिफिट उठाने के लिए करते हो, मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। वो सोल्जर से भी ज्यादा जो है, जो हमारे रॉ के हैं, इंटेलिजेंस यूनिट के जो है विदेशों में रह रहे हैं, वो हम लोगों से बहुत बड़े हैं, हम भी उनको सलाम करते हैं। ठीक है सर, आप जुड़े रहे हमारे साथ। रिटायर्ड मेजर आशीष चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सपा प्रवक्ता हैं। मेजर चतुर्वेदी, आपका रुख कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पैसे देकर अब फिल्म बनवा रही है। भूपेश बघेल कह रहे हैं कि किसी को खुश करने के लिए ये प्रोपोगेंडा फिल्म बनाई गई है। आखिर इस फिल्म में प्रोपोगेंडा क्या है? अंडरवर्ल्ड से ISI कनेक्शन जो है वो दिखाया गया, नकली नोटों के नेटवर्क को दिखाया गया है, मुंबई अटैक को दिखाया गया है, किस तरीके से हमारे देश के दुश्मन जो साजिश कर रहे हैं हमारे देश के खिलाफ, हमारे देश में जो बैठे दुश्मन वो किस तरीके से हमारे देश में बैठकर साजिश कर रहे हैं, तो उसको दिखाया गया। इसमें क्या प्रोपोगेंडा है? कौन पैसे देकर फिल्में बनवा रहा है? मेजर आशीष जी बिल्कुल, मैं आपको बताता हूं कि प्रोपेगेंडा कैसे होता है जी। आप धुरंधर 1 की कहानी पे याद करिएगा, एक किरदार है जिसको माधवन निभा रहे हैं, जो रॉ के हेड का किरदार है। अब जो रॉ का हेड है जी, उसका एक डायलॉग इस पिक्चर का याद करिएगा कि जब नोटबंदी का वो होता है कि प्लेट्स पाकिस्तान तक पहुंची कैसे जी, तो उनका जो जूनियर है वो कहता है कि जो देश के फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो दुबई में उनकी मीटिंग हुई और उन्होंने और उनके लड़के ने जो है ये प्लेट्स उठा करके पाकिस्तान की ISI को दे दी। यानी अगर मैं उसको सीधे उस पे इम्प्लीमेंट करूं तो इस पिक्चर के मुताबिक
जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे जब कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने जो है वो प्लेट्स देश की उठा करके दे दी जी। ये दूसरी चीज, वो एक स्टेटमेंट देते हैं, रॉ चीफ देता है जी कि भाई ये जो तथ्य हैं ये रख लो, देश में कभी जब कोई देशभक्त सरकार आएगी तो ये काम आएंगे, अभी इसमें कुछ मत करो। यानी जब ये घटनाएं घट रही थी तब, जब से देश आजाद हुआ, जब से घटनाएं घटी, यानी जो अटैक उन्होंने दिखाया था और नोटबंदी तक, कि कोई देशभक्त सरकार रॉ चीफ के मुताबिक इस देश में थी ही नहीं। ये स्टेटमेंट है। तो कौन ये आदमी, कौन डायरेक्टर जी ऐसा कह सकता है कि आज तक इस देश में कोई देशभक्त सरकार ही नहीं थी? अगर उनको ऑफिशियली कोर्ट में खड़ा कर दिया जाए तो उनकी ऐसी तैसी हो जाएगी। ये स्टेटमेंट है ये मूवी के जी। तो कहीं ना कहीं आप ये देखते हो कि ये क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं। वो जो कहानी एक दिखाई जा रही है उसे आप कहानी की तरह लीजिए, मनोरंजन की तरह लीजिए। ये डॉक्यूमेंट्री नहीं है, एक फिल्मी कहानी है। उसमें बहुत सी चीजें हैं जो बढ़ा चढ़ा के दिखाई जाती हैं। हवा में उड़ रहा है आदमी, ये हो रहा है, गिर गया, गर्दन कट गई, ऐसा एक्चुअली में होता नहीं। वो फिल्म है, उसे फिल्म की तरह रखी। लेकिन जब आप ये स्टेटमेंट्स उसमें डाल देंगे कि आज से पहले तो देश में कोई देशभक्त सरकार थी नहीं, तो फिर सवाल उठ जाता है कि ये कैसे आपने एक स्टेटमेंट दे दिया। हाउ कैन द रॉ चीफ ऑफ इंडिया गिव अ स्टेटमेंट कि इससे पहले कोई देशभक्त सरकार ही नहीं थी। अब रहा भाजपा का सवाल, तो आज तक साहब पाकिस्तान बिन बुलाए एक ही आप प्रधानमंत्री इस देश में गए हैं, वो आपकी पार्टी के हैं नरेंद्र मोदी, वो बिन बुलाए गए थे वहां पे, बर्थडे में विश करने गए थे। सबको पता है, मैं कोई खुलासा नहीं कर रहा हूँ, सबको पता है। उससे पहले आप ही के एक नेता थे लाल कृष्ण आडवाणी, जो जिन्ना की मजार पे जाके वो चढ़ा रहे थे चादर। बाकी यहाँ से तो कोई नहीं गया, समाजवादी पार्टी से तो कोई नहीं गया आज तक पाकिस्तान साहब, कोई नहीं गया, ना कांग्रेस से गया उनकी उस पर चढ़ाने के लिए। तो सियासत करने के लिए कहीं ना कहीं भाजपा ने जो चुना, अब पैसे दिए नहीं दिए ये तो हम नहीं जानते, लेकिन जिस तरीके से वो पोर्ट्रेल किया जा रहा था कि भाई ये विपक्ष की कोई पाकिस्तान की सरकार बनवाए दे रहे। अब ये पाकिस्तान की सरकार इस देश में कैसे कौन बनवा सकता है, मेरे को ये समझ में नहीं आया कि मूवी में वर्ड इस्तेमाल हुआ ना कि पाकिस्तान समर्थित सरकार। तो साहब पाकिस्तान समर्थित सरकार, यूपी की कॉन्टेक्स्ट की बात हो रही थी। तो जो ये है क्या बोलते हैं, जिसकी हत्या हुई, जिसका किरदार पे वो है अतीक अहमद, तो अतीक अहमद की क्या ये हैसियत थी कि वो उत्तर प्रदेश की सरकार बनवाएगा? उसकी हैसियत थी? वो खुद अपने 1 या 2 एमएलए लेके बैठा था, वो आदमी 400 विधानसभाओं की सरकार बनाएगा? ये हो सकता है कोई? जी। यहाँ तो कांग्रेस जो 70 साल से राज कर रही है उसके पास 2 एमएलए हैं, वो नहीं सरकार बना पा रही, तो अतीक अहमद सरकार बनवा रहा था। ये ऐसे स्टेटमेंट हैं जो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा भ्रम फैलाते हैं, गलत चीज को जो करते हैं। बाकी नोटबंदी हुई, ये हुआ, फायदे नुकसान सब अलग चीज है, वो अलग चीज है। पाकिस्तान वो कर रहा है वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। आईएसआई से कनेक्शन, अतीक के आईएसआई से कनेक्शन जो है वो पुलिस चार्जशीट में है। हाँ तो वो होगा ना, तो वो होगा। पाकिस्तान से अगर उसकी चार्जशीट में है तो वो सही दिखाया होगा जी। उसको कौन मना कर रहा है? अब जैसे लेकिन मुख्तार की बात होती है तो कितने लोगों को पता है कि वो तो इन्हीं भाजपा के जो सहयोगी पार्टी है वो उसी से तो विधायक था। अतीक आपकी पार्टी के, हालांकि बसपा में भी रहे हैं वो, आपके पार्टी में भी रहे हैं अतीक है, लेकिन अभी हाल में जब वो किसकी पार्टी से विधायक थे? राजभर की पार्टी से तो विधायक थे ना। तो राजभर कौन है? राजभर इनके यहाँ कैबिनेट मंत्री हैं, इनका गठबंधन है राजभर से। और बात हो रही है कि मुख्तार को इन्होंने पाला पोसा। अरे भैया तुम्हारी सरकार में शामिल थे मुख्तार अंसारी जी, वो एमएलए है तुम्हारी गठबंधन की पार्टी से, मुख्तार अंसारी। ठीक है। मेजर रिटायर्ड मेजर आशीष चतुर्वेदी जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम दोबारा से आपके पास आएंगे। विष्णु शर्मा जी हमारे साथ फिल्म समीक्षक जुड़ गए हैं और उनसे समझ लेते हैं, उसके बाद रत्ना जी के पास जाएंगे और महेंद्र सिंह जी के पास भी हम जाएंगे। जिस तरीके से विष्णु शर्मा जी, चर्चा में आपका स्वागत करते हुए आपसे अहम सवाल, पहले मसाला फिल्में जो है वो बॉलीवुड में पसंद की जाती थी और अब जो है जैसा कि कहा जा रहा है कि ये सच बोलने वाली फिल्में या सच दिखाने वाली फिल्में इस तरह से क्रेज होगा, ये जो है ये मुझे लगता है पहली बार हो रहा है। और अगर अब इस फिल्म में ऐसा आपको क्या लगता है कि ये फिल्म, इसको प्रोपोगेंडा के तौर पर कहा जा रहा है कि प्रोपोगेंडा है फिल्म,
बहुत अच्छी कमाई कर रही है और पूरे देश में इसको लेकर एक बड़ा क्रेज है। पहले ही 97 कमाती है, अगर बाकी जो उसमें पेड रिव्यू भी शामिल कर लिया जाए तो लगभग 150 करोड़ जाके बनता है। और अब तक मुझे जो लगता है कि भारत की सबसे बड़ी फिल्म बनने वाली है, जो क्रेज दिख रहा है। क्या इस फिल्म को लेकर जो प्रोपोगेंडा किया जा रहा है, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, ये फिल्म क्योंकि आप बोल रहे हैं ना सारे रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है, तो वजह क्या है? एक फिल्म समीक्षक के नाते मुझे क्या लगता है कि जिस तरह की फिल्में हम पाकिस्तान को लेकर देख रहे थे, जब भी कोई आदमी कोई बड़ी फिल्म कब बनती है? बड़ी फिल्म तब बनती है जब आप एक ऐसी स्टोरी लेकर आते हैं, एक ऐसी दुनिया की जो लोगों ने नहीं देखी हो, और हर क्राफ्ट, बाकी कलाकारी, कौन कौन स्टार हैं और बाकी डायरेक्शन का क्राफ्ट जो भी है वो सब तो है ही, डायलॉग बाकी चीजें। लेकिन केजीएफ थी, शोले थी और भी बाहुबली थी, ये सारी फिल्में ना आपको एक अलग दुनिया में लेके गई थी। वक्त तक लोगों ने उस तरह की दुनिया दी। दूसरा तो ये फिल्म भी आपको पाकिस्तान में नहीं ले जाती। आप ये मानिए, आपने अब तक जो फिल्मों में पाकिस्तान देखा था वो सब बनावटी लगता था, वो साफ लगता था कि ये वो पाकिस्तान नहीं है। लोगों ने जब ये फिल्म देखी कि लियारी, फिर जाके सर्च किया कि लियारी है क्या, लियारी कैसा है। लियारी की गैंगवार तो पहली वायरल हो चुकी थी। फिर वो जो किरदार थे, दूसरा जो किया कि किरदार जो लिए, मैं मानता हूं कि जसकीरत रंगी जो किरदार है वो काल्पनिक हो, लेकिन बाकी सारे कलाकार, मतलब किरदार सारे ओरिजिनल लाइफ पे लिए गए थे। तो इसकी वजह से चाहे अरशद पप्पू हो, चाहे वो बलोच, दोनों भाई, और रहमान और वो जो दूसरा बलोच है, उसके अलावा जो भी किरदार हैं, आप देखेंगे किसी को रिजेंबल करते हैं या साफ साफ बोलते हैं कि ये वो बंदा है। और उनके बयान भी आ रहे हैं। एसपी असलम की वाइफ का बयान बार बार आ रहा है, इंटरव्यू का चल रहा है, दूसरा चल रहा है। तो ये किरदार जो थे उस तरह से इन्होंने मेहनत भी की कि रिसर्च के साथ। अब लोग ये कह रहे हैं कि सब कुछ झूठ है, तो सब कुछ झूठ नहीं है। हाँ, फिल्म एक जिस तरह से उन्होंने लिया वो उस तरह से चली, और कैसे जो घटनाएं हुई हैं अलग अलग टाइम पे। खान की मौत का अगर आप इस वीडियो देखेंगे, उनके चैनल पे चला था, जो उसके बाद जो कहानी आई है, जो उनके चैनल्स ने चलाया पाकिस्तान के, तो कहानी वैसे ही जैसे था। अरशद पप्पू की जो कहानी थी कि कैसे उसका फुटबॉल बना के सर से खेली गई, वो वहां के इंटरव्यू से आई निकल के। तो जिसने भी, मतलब आदित्य राज कौल ने रिसर्च की है टीम में, उन लोगों ने, क्योंकि वो उतने दिनों से इस पे काम कर रहे थे, उन्होंने रिसर्च उस तरह से बनाई। फिर डायरेक्टर की मेहनत ये रही कि उसने विष्णु शर्मा जी, इससे पहले पाकिस्तान को लेकर और स्पाई फिल्में इस तरीके से पहले भी बनी है, ऐसा नहीं है। ये फिल्म जो है, स्पाई फिल्मों में वो क्या रहा है, आप देख तो रहे ना, स्पाई फिल्मों में आप जेट से उड़ के जा रहे हैं। अब ऐसा नॉर्मल लाइफ में होता नहीं है, बस से जा रहा है जसकीरत खान की। फर्क ये है कि जो आपको रियलिटी के आसपास लगे, लोगों को लग रहा है कि इसमें कम उस तरह के मसाले हैं और वो कहानी हो रही है, मतलब वो कहानी आपके आसपास हो रही है, वहां बाकायदा वो उसी गैंगवार हो रही है। उन्होंने पहली बार वो दुनिया देखी जो बलूच की रियल प्रॉब्लम क्या है, कैसे वो एक तरफ आईएसआई से भी हाथ मिला रहे हैं और दूसरी तरफ तो वही लोग उन्हें मार रहे हैं, उनके बच्चों को। बलूच के साथ बलूच आर्मी की कहानियां सुनते रहते हैं लोग। दूसरा, लियारी में वो लोगों ने देखा। फिर पाकिस्तान इतना कमजोर है, वहां हर आदमी पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार है। ये पहली बार लोग ऐसे मानते थे, लेकिन यहाँ पे ये परसेप्शन नहीं था पाकिस्तान का। यहाँ हर एक को आपको ध्यान होगा कि जो 10-15 साल पहले तक, 10 साल पहले तक डर ये रहता था कि कम कौन धमाका हो जाए। आज उस पाकिस्तान की मकलियत देख रहे हैं। तो डायरेक्टर और रिसर्चर ने जो मेहनत की, वो एक एक किरदार पे लोगों को लगा हम रियल लाइफ देख रहे हैं, और उन्होंने जिस तरह से कड़ियों को जोड़ा, हर एक में अपना किरदार गुजर दिया। वो जो बंदा था शरारत, उन लोगों ने, जैसे वो जमाली का जो कैरेक्टर है उसकी शायद शरारत की कि वो बंदा बता दिया वो भारत का जासूस है, और बेचारे को वहां परेशानी हुई है। इस तरह की कुछ शरारतें उन्होंने की हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें आप देखेंगे तो वैसे ही हुई है वहां पे। ये अलग कुछ चीजें, बिल्कुल विष्णु शर्मा जी, कुछ चीजें हो सकता है ऊपर नीचे इधर उधर, फिर उसको फिल्म ही है, लेकिन सब कुछ नकार देना कि जो घटनाक्रम इसमें दिखाया गया सब कुछ झूठ है, सब कुछ प्रोपोगेंडा है, तो मुझे लगता है कि ये कहने वाले भी कहीं ना कहीं प्रोपोगेंडा कर रहे हैं। सभी मेहमान हमारे साथ विशेष पैनल जुड़ा हुआ, एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात करें धुरंधर पर सियासी बाउंडर और सीधे चर्चा का रुख कर रहे हैं। रत्ना पांडे जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रत्ना पांडे जी, धुरंधर ये फिल्म, इसमें क्या प्रोपोगेंडा आपको लगता है? जिस तरीके से प्रोपोगेंडा की बात कही जा रही है, कोई सियासी दल कह रहा है कि इसको फिल्म पैसे देकर बनवाया जा रहा है, और आपके नेता, आपकी पार्टी के नेता भूपेश बघेल साफ तौर पर कहते नजर आए किसी को खुश करने के लिए ये फिल्म बनाई गई है। क्या लगता है ये बेचैनी किसकी है? सच सामने आ रहा है इस फिल्म के माध्यम से, इसकी बेचैनी है, या सियासत हो रही है इसकी बेचैनी? फोन अनम्यूट कर लीजिए रत्ना पांडे जी, मिल रही आवाज जी। धुरंधर एक पॉलिटिकल टूल किट की तरह यूज की जा रही है जी। नैरेटिव बेस्ड पिक्चर है सिर्फ और सिर्फ। अभी जो फिल्म समीक्षक हैं वो आपके बता रहे थे कि उसमें पाकिस्तान को कुछ नए तरीके से दिखा रहे हैं। पाकिस्तान का नया तरीका रियल लाइफ में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी लड़ने गए थे, सरेंडर होके आ गए। हम तो ये जानते हैं कि पाकिस्तान के सामने भारत ने 2025 में ही सरेंडर किया है, और देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है, आज तक उसको डिनाई नहीं किया गया किसी प्लेटफॉर्म पे, यानी प्रधानमंत्री जी एक्सेप्ट करते हैं। और रही कि भारत की सरकार पाकिस्तान कैसे बनवाता, तो भारत की सरकार अमेरिका ने कैसे बनवा रखी है। भारत की छवि बिगाड़ना सिर्फ और सिर्फ रत्ना पांडे जी, भारत ने तो पाकिस्तान को हमेशा धूल चटाई है, हमेशा धूल चटाई है। सरेंडर होके कब आ गए? कब भारत सरेंडर होके कब आ गया भाई? पहलगाम के आतंकवादी आज तक पकड़ नहीं पाए 56 इंची, आज तक नहीं मिले जी। दुनियादारी हो गई, सिंदूर हो गया, नेल पॉलिश हो गई, बिंदी हो गई, टिकली हो गई, लेकिन अपराधी नहीं पकड़ा जा सका। ये मेरे देश का अपमान है। कैसे ट्रंप किस हैसियत से लगातार मेरे देश के प्रधानमंत्री को सरेंडर कहता है? नहीं रत्ना पांडे जी, अभी आज हम धुरंधर पर चर्चा कर लेते हैं। 80 के दशक में फिल्में बनाई जाती थी, 80 के दशक में फिल्में बनाई जाती थी, एक नैरेटिव सेट किया जाता था। उस समय उद्योगपतियों को विलन बनाया जाता था, उद्योगपतियों को विलन बनाया जाता था। उस समय भी फिल्में बनती थी, उद्योगपतियों को चोर बताया जाता था, जालिम बताया जाता था। फिर माफिया डॉन का आया, फिर बॉलीवुड माफिया डॉन के अंडर में आया, और उस दौरान एक्टर भी बॉलीवुड के। जवाब तो सुन लीजिए। नहीं, आप विषय पे बोलिए ना। अहमद को ग्लोरीफाई करने के लिए सरकार ने संसद बोर्ड को एक सेट एजेंडा पर विभाजनकारी फिल्म बनाने और प्रदर्शित करने की अनुमति कैसे दे दी जी? मैं ये भी तो पूछना चाहती हूँ, कौन ग्लोरीफाई कर रहा अतीक अहमद को? अतीक अहमद अगर इतना बड़ा सरगना बना था तो क्या किया मुख्यमंत्री जी ने? दूसरा अपराध किया क्योंकि उसको पुलिस कस्टडी में मारना पड़ा। बुलडोजर काम नहीं आया मेरे मुख्यमंत्री का, मिट्टी मिल गया। 56 इंच काम नहीं आया मेरे प्रधानमंत्री का, कस्टडी में मार रहे हैं आप लोग। किसकी बात कर रहे हैं? किसको ये नैरेटिव? हाँ, आपके पास गिनाने के लिए कुछ नहीं है। बात कीजिए ना महंगाई पे, बात कीजिए ना बेरोजगारी पे। मेरे देश के बच्चे बेरोजगार हैं, आपको धुरंधर नहीं। रत्ना पांडे जी, अतीक अहमद कोई संत था क्या? अतीक अहमद कोई संत था क्या? अतीक अहमद कोई संत था क्या? रत्ना पांडे जी, कि कोरोना की तरह तैयार रहना, भैया थाली तो चीनी ले गए हो, ताली बजाएगा आदमी का। नहीं, पीड़ा जो अतीक अहमद की वजह से है। अतीक अहमद, यही सवाल है मेरा, कोई संत था अतीक अहमद क्या? सरेंडर है। मैं अपने धुरंधर की बात कर रही हूँ। मैं पिछले 3 टर्म से माननीय प्रधानमंत्री जी को 56 इंची विश्व गुरु धुरंधर मानती थी, लेकिन वो तो सरेंडर कर रहे हैं। रत्ना पांडे जी, आप उसके आगे फिल्म की बात ही नहीं करूंगी ना। हाँ, रियल मुद्दों पे बात कीजिए। लेकिन रत्ना पांडे जी, आपको आज इस विषय पर आज आपको इस विषय पर बोलने के लिए इनवाइट किया गया है। आज आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं। धुरंधर पर अभी किसी ने बताया कि इससे पहले कारगिल फिल्म बनती थी, बॉर्डर बनती थी, वो देशभक्ति दिखाते थे, वहां जाति धर्म नहीं दिखाया जाता था। ठीक है ना? वीर गति मेरे देश की धरती सोना उगले, हम आज भी गाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हिंदू मुसलमान और रंगों में, टोपी और दाढ़ी में विभेद नहीं करता है। ये 12 साल से भारत को जो टोपी दाढ़ी रंग से पहचानता हूँ, ये विश्व गुरु महामानव मिल गया ना। ठीक है, धुरंधर तो हम यही बन बैठे। ठीक है, सिलेंडर की चिंता नहीं है, धुरंधर फिल्म देखी जा रही है,
केरल फाइल्स पे आपने की थी, बताइए मुझे। वो भी रोकने के लिए वो भी आपको प्रोपोगेंडा लग रही होगी, क्या क्या किया है? वो भी आप प्रोपोगेंडा बताती हैं। बात कीजिए ना। कश्मीर फाइल, केरला फाइल, सारी फिल्में जो बन रही हैं सब प्रोपोगेंडा है। बिल्कुल प्रोपोगेंडा है, क्योंकि इन्हें विभाजनकारी राजनीति करनी है। 5 राज्यों में ले जाने के लिए रिपोर्ट कार्ड नहीं है। क्या बताएंगे, बोलिए जाके। क्यों नहीं आ केरल में? इससे पहले 70 साल में हम सभी जानते हैं, कभी संसद में किसी फिल्म का प्रचार प्रसार करना पड़ा हो तो बता दीजिएगा। क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि कमजोर हैं, क्योंकि आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि आपको महिलाओं से डर लगता है, आप संसद छोड़ के भाग जाते हैं। धुरंधर सरेंडर हो जाता है, कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री है, तो क्या बोलिएगा? ठीक है, अपनी जगह। ठीक है रत्ना पांडे जी, आपकी बात आ गई। महेंद्र सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। महेंद्र सिंह जी आपका रुख कर रहे हैं। इस फिल्म को लेकर आपकी प्रतिक्रिया, देश में इस समय इस फिल्म को लेकर काफी चर्चा है। एक वर्ग जो है इस फिल्म को लेकर कह रहा है कि बहुत अच्छी फिल्म है, तमाम इसमें जो चीजें जो दिखाई गई हैं वो सच है। एक वर्ग ऐसा भी है वो कह रहा है कि नहीं, इसमें जो है वो प्रोपोगेंडा किसी को खुश करने के लिए और राजनीति से प्रेरित ये फिल्म है। आपकी प्रतिक्रिया, और जो 80 के दशक में से अब तक जो फिल्में बनती आई वो भी आपने देखी है। इससे पहले तमाम ऐसी फिल्में बनी है, ये कोई पहली फिल्म नहीं है जो भारत पाकिस्तान पर बनी हो या हमारा स्पाई वहां गया हो। महेंद्र सिंह जी। मनोज मानस जी, दरअसल फिल्म कैसी बनी है इस पर मुझे नहीं लगता कोई विवाद है। कोई पक्ष विपक्ष, कोई विवाद विपक्ष इस बात कर नहीं कह रहा कि आप देशभक्ति की फिल्म बना रहे हैं या आपने कितना हिंसा दिखाई या कितना क्या किया है जी। फिल्म में विवाद तब शुरू होता है जब एक पक्ष को लगता है कि ये रियल स्टोरी है, एक पक्ष उसको ग्लोरीफाई करता है कि ये रियल स्टोरी। देखा किस तरीके से नोटबंदी की गई थी, देखा किस तरीके से विपक्ष के लोग जो है देश को बेच रहे थे, देश के खिलाफ कर रहे थे, उसको सच मानने लगता है। जबकि सेंसर बोर्ड और फिल्म ये कहती है कि ये फिल्म पूरी तरीके से काल्पनिक है। ये लिखना पड़ता है बड़ा बड़ा कि ये फिल्म काल्पनिक है। लेकिन जब एक पक्ष ये कहता है ये काल्पनिक नहीं है, ये हकीकत है, असल में इसमें जो है जो किरदार दिखाए गए हैं वो सच हैं, और बहुत बार उसी चीज को पब्लिक उसी तरीके से लेने लगती, उसी नैरेटिव को, इसी को कहा जाता है नैरेटिव सेट करना, कि मतलब एक पक्ष को ऐसा लगने लगे कि ये सब कुछ सच है। विवाद वहां से शुरू होता है जब आप उसको सच मानने लगते हो, और यही बात होती है जिसके लिए वो नैरेटिव सेट किया जाता है। उसके फॉलोअर्स इस बात को मानने लगते हैं कि ये बातें सच हैं, जबकि फिल्म साफ लिखती है कि ये काल्पनिक है जी। ये सारी चीजें काल्पनिक है, इसका किसी व्यक्ति, जीवित, मृत, किसी चीज से, घटना से कोई संबंध नहीं है। जब कोई संबंध नहीं है तो फिर वो रॉ के जो अधिकारी हैं उसका भी कोई अस्तित्व नहीं, कोई संबंध नहीं होना चाहिए, मानना चाहिए। बिल्कुल। फिर उस सारी घटनाओं का कोई अस्तित्व नहीं मानना चाहिए। लेकिन जब एक वर्ग ये किसी को नीचा दिखाने के लिए बात करने लगता है कि नहीं ये सच है, ये ऐसा ही हुआ था, बहुत अच्छा किया इसने, ऐसा किया, तो फिर वहां पर विवाद शुरू हो जाता है। और मेरा मानना है कि इसी वजह से सब जगह विवाद हो रहा है। विपक्ष को ये लग रहा है कि भाई आप इसको सच मान रहे हो, सच मान रहे हो तो निश्चित तौर फिर आप मेरे ऊपर प्रहार कर रहे हो, मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो, और इसका कुछ फायदा लेना चाहते हो चुनाव में, क्योंकि किसी भी राजनीतिक पार्टी को चुनाव में ही फायदा मिलता है। तो ये एक बड़ी वजह है। और बाकी जो छोटे छोटे विवाद है, जैसे सिख कम्युनिटी ने विवाद किया, कोर्ट चले गए वो लोग, निश्चित तौर पर किसी भी धर्म को के लिए इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए, तो उनको लगा होगा कहीं कि हमारे धर्म के लिए बुरी बात है, वो कोर्ट चले गए। ऐसे तमिलनाडु में इसका विरोध हो रहा है, तमाम चीजें। मेरा ये कहना है कि अगर एक ही तरीके से देखिए, मतलब अगर आप पक्ष या विपक्ष कहीं के भी हो, अगर फिल्म को फिल्म के तरीके से देखिए, कोई भी पक्ष उसको ग्लोरीफाई अपने पक्ष में ना करे, विपक्ष को नीचा दिखाने की कोशिश ना करे, फिल्म के तरीके से देखे जो कि फिल्म में ऊपर लिखा होता है, तब तक तो ठीक है। लेकिन मनोज जी, दरअसल फिल्में आज से नहीं, बहुत जमाने से फिल्में एक नैरेटिव ही सेट करती आई हैं। वो चाहे गरीबी अमीरी का हो, चाहे बिजनेसमैन को हमेशा चोर दिखाया गया हो, चाहे और भी बहुत सारी, वो एक नैरेटिव सेट करने का एक तरीका फिल्मों के माध्यम से निकाला कि ये हमारी क्रिएटिविटी का फ्रीडम है, और उस फ्रीडम का गलत इस्तेमाल करते हुए किसी न किसी एक पक्ष को बिना कुछ कहे हुए डायरेक्ट इनडायरेक्ट कि साहब ये फिल्म काल्पनिक है, तो कुछ भी कह देना और नीचा दिखाने के लिए कह देना। जी महेंद्र सिंह जी, मेरा एक सवाल उसका भी जवाब मैं आपसे चाहूंगा। जिस तरीके से आपने कहा कि फिल्म निर्माताओं ने इस फिल्म को कहा कि ये फिल्म जो है काल्पनिक है,
लेकिन अगर सत्ता पक्ष या जिनको ये फिल्म पसंद आ रही है वो कह रहे नहीं ये सच है, फिल्म ये सच है, ये सच घटनाओं पर आधारित है, तो वो नैरेटिव सेट ही अगर मान लेते हैं कर रहा है, तो क्या विपक्ष उस नैरेटिव पर आकर वो भी बैटिंग करने लगा है? अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये फिल्म देखो बनवाई जा रही है, किसी को खुश करने के लिए बनवाई जा रही है। अगर काल्पनिक निर्माता ने कह दिया तो फिर आप नहीं मान रहे हैं उसको, आप भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कह रहे हैं उसको आप ठीक मान रहे हैं। हाँ, तो ये राजनीति में तो फिर यही होता है ना कि अगर एक कोई पक्षकार बन जाता है तो जो विपक्ष है फिर वो विपक्ष एक दूसरा पक्षकार बनेगा। राजनीति में देखो यही होता है। राजनीति में कोई ऐसा कुछ थोड़ा ही है कि वो संन्यास लेकर के कोई भी बैठा हुआ है और वो कहेगा कि नहीं नहीं साहब बहुत अच्छा है। राजनीति में हर एक आदमी अपने जो लोग हैं, सपोर्टर्स हैं, उनको एड्रेस करता है और लोगों का, जनता का सपोर्ट हासिल करता है। राजनीति है, राजनीति ऐसा थोड़ा ही है किताब से निकाली और कुछ चीजें डाल दी। तो विपक्ष भी उस तरीके से फिर बात करेगा। अगर पक्ष इस तरीके से बात ना करे, पक्ष के लोग अगर ये कहना शुरू कर दें अरे ये कोई बकवास है, ये सब चीजें तो काल्पनिक हैं, ये तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, इनका क्या मतलब है, तो फिर वो सारी चीजें सेट हो जाएंगी। अब एक उदाहरण बताऊं मैं, जैसे मोरारजी देसाई को निशाने पाकिस्तान मिला, किसी भारतीय प्रधानमंत्री नेता को नहीं मिला। और ये आरोप हमारे डिफेंस के बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, ये आरोप उन पे लगता रहा है कि क्यों मिला है, कि उन्होंने ही सबसे ज्यादा नुकसान किया है, लेकिन इसका कोई आधिकारिक कहीं किसी तरीके का कोई वो नहीं है, मिलता है। आरोप है, काल्पनिक आरोप है, ठीक है, लेकिन ये सच्चाई है कि उन्हें निशाने पाकिस्तान मिला जी। तो अब कोई आदमी मतलब अगर उसको सच मानने लगे कि नहीं इन्होंने यही किया था इसी मिला, तो विवाद शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा आप अगर काल्पनिक है तो उसको पक्ष विपक्ष दोनों को बोलना चाहिए नहीं ये काल्पनिक है, इसमें कोई तथ्य नहीं है, जो फिल्म खुद कह रही है इसमें कोई तथ्य नहीं है, ये काल्पनिक है। तो फिर किसी पक्ष को उसका फायदा माइलेज नहीं लेना चाहिए, उसको फिल्म के तरीके से देखिए और एंटरटेनमेंट और आगे बढ़ जाइए। ठीक है, ठीक है महेंद्र सिंह जी, आप जुड़े रहे हमारे साथ। पवन रावत जी, एक बार फिर से हम आपके पास आएंगे। पवन रावत जी, नोटबंदी को लेकर विपक्ष लगातार सवाल कर रहा था और आपने इस फिल्म, जिस तरीके से इस फिल्म में नोटबंदी का जिक्र हुआ और इस तरीके से दिखाया गया कि वो कहीं ना कहीं राष्ट्रहित में फैसला लिया गया था, और विपक्ष जबकि इसको लेकर समय समय पर सवाल करता रहा है कि भाई इसके फायदे क्या है, फायदे तो गिना दीजिए। इसके अलावा पॉलिटिकल जो माइलेज लेने की बात इस फिल्म के माध्यम से, आप लोग माइलेज ले रहे हैं भाई, इसलिए सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है, बाकी फिल्म तो फिल्म है। पवन रावत जी। मानस जी, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं अभी हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता डॉक्टर पांडे जी अभी ऑपरेशन सिंदूर को बिंदी टिकली और पता नहीं क्या क्या कह रही थी, मैं क्षमा कहता हूं, कम से कम पांडे जी, कम से कम सेना के सम्मान को, नहीं कम से कम सेना के सम्मान को और इतने बड़े ऑपरेशन को आप ऐसा नहीं कीजिए। आपका पूरा राष्ट्र देख रहा है। पांडे जी ये बिल्कुल गलत है, ये पांडे जी बिल्कुल गलत है। नहीं, आप बोल रही थी, मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने सुन लीजिए रत्ना पांडे जी, रत्ना पांडे जी सुन लीजिए, रत्ना पांडे जी आपके पास आएंगे। पवन रावत जी अपनी बात कंप्लीट करें। पवन रावत जी अपनी बात कंप्लीट करें। निश्चित रूप से पवन रावत जी, राजनीति आप करिए, राजनीति करने से आपको कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन देश के सम्मान के साथ में नहीं राजनीति करेंगे आप। नहीं, पवन रावत जी मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। पवन रावत जी मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। रत्ना जी से हम सवाल कर लेंगे, रत्ना जी से हम सवाल कर लेंगे, रत्ना जी से हम सवाल कर लेंगे। पवन रावत जी मेरे सवाल का जवाब बोलने दीजिए। नहीं, रत्ना जी शांत हो गई, रत्ना जी शांत हो गई। नहीं पांडे जी, भाई ऐसे चर्चा नहीं होगी ना, ऐसे चर्चा नहीं होगी। हमने आपकी बात में कहीं भी नहीं बोला। आप नैरेटिव गलत तरीके से बात कर रहे हैं, आपकी तैयारी पूरी नहीं है, आपको मुद्दे नहीं पता है। रत्ना पांडे जी भाई अपनी बारी बोलिएगा ना, ऐसे चर्चा कैसे हो पाएगी ऐसे? रत्ना पांडे जी अपने आपके पास आ रहे हैं ना। पवन रावत जी अपनी बात कंप्लीट करें। पांडे जी जब आपका पवन रावत जी, जब आपका समय आएगा, ठीक है पवन रावत जी अपनी बात कंप्लीट करें, अपनी बात कंप्लीट। मैं आपके बीच में बोलूंगा। देखिए, यहाँ पर मेरे साथ में सेना के राजनीतिक दल से अलग हो सकते हैं, मैं कोई उसमें बात नहीं करूंगा, और एक हमारे पास में सेना के 2 रिटायर्ड बड़े पदाधिकारी हैं, मैं दोनों को नमन करता हूं। देखिए, कुछ चीजें सरकार के पास में इनपुट आता है और वो गोपनीय इनपुट होता है, उसके आधार पर सरकार क्या कदम उठाती है। कुछ इस प्रकार का इनपुट आया था कि शायद एक बहुत बड़ी खेप या एक बहुत बड़ी संख्या में नकली नोटों, और आप देख रहे होंगे उस समय में बहुत बड़ी संख्या में नकली नोट और ये सब पकड़े भी जा रहे थे, तो उनको तत्काल प्रभाव से रोकने के लिए या पैनिक करने के लिए हो सकता है
सरकार ने कोई कदम उठाया हो, वो एक पत्रकारों का या सेना का एक मुद्दा हो सकता है, मैं उस विषय पे कोई बात नहीं करूंगा, नहीं तो हमारे राजनीतिक लोग उस पर भी कहेंगे कि भाजपा वाले उस पर राजनीति कर रहे हैं। ये आपकी उस बात का जवाब था मानस जी, जो आप कह रहे थे कि हम जो पॉलिटिकल लीवेज ले रहे हैं, वो पॉलिटिकल लीवेज लेने वाली बात नहीं थी, वो कोई हमारे पास में सेना का इनपुट था, इंटेलिजेंस इनपुट था, जिसके आधार पर ये बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया गया था। और उसके आगे चल के हमें बहुत सारे परिणाम भी देखने को मिले, वो पत्रकारों ने कवर भी किए थे और हमारी सेना के जवानों ने भी उस चीज को कवर किया था, और किस प्रकार से उसका पाकिस्तान की अर्थ नीति पर फर्क पड़ा था, ये भी आप लोगों ने देखा था। जी मानस जी, बिल्कुल ठीक है। हम एक बार फिर से विष्णु शर्मा जी आपके पास आएंगे। विष्णु शर्मा जी, इस फिल्म की अगर बात करें, इससे पहले 80 के दशक की हम बात कर रहे थे, 80 के दशक में ऐसी तमाम फिल्में जो बनाई जाती रही, जो तमाम जो हमारे उद्योगपति उनको निशाने पर लेकर, ऐसा नहीं कि वो बनवाई नहीं जाती थी, उसमें क्या होता था, उद्योगपतियों को चोर दिखाया जाता था कि वो जालिम है, मजदूरों के हक को मारते हैं, और उसके बीच में एक कोई ऐसा किरदार होता था जो आंदोलन करता था और उसको उसमें हीरो बनाया जाता। फिर दौर आया, फिर फिल्म जो माफिया डॉन का दौर आया, उस समय किरदार तय किए जाते थे, एक्टर कौन होगा, विषय कौन होगा, कहानी कौन होगा, किस वर्ग को महिमा मंडित किया जाएगा और किस वर्ग को इसमें नीचा दिखाया जाएगा फिल्मों में। लेकिन अब अगर ये फिल्म अब आ रही है तो ये कहा जा रहा है कि सरकार बनवा रही है इसको। अगर ये फिल्म, अगर इसमें कुछ अगर दिखाया जा रहा है तो कहा जा रहा है सरकार बनवा रही है। देखिए, अभी महेश जी ने जो कहा ना, वो बेसिकली पूरी चर्चा का निचोड़ है जी, कि लोग ऐसा कोई वक्त नहीं गया जब जो भी सरकारें थी उनका फिल्मों में ना रहा हो। अब वो फिल्में तो आती रही हैं, हर सरकार के टाइम पे विरोधी फिल्में भी आती रही हैं, तो क्या उनको भी कहा जाए सरकार बनवाती थी? तो मैं एक काला पत्थर, आपने 80 के दशक की बात की, काला पत्थर का जिक्र करूंगा। अमिताभ बच्चन की फिल्म थी, आपने देखी होगी जी। घटना थी कि कैसे एक प्राइवेट फर्म का, प्राइवेट जो खान का मालिक है प्रेम चोपड़ा साहब जी, वो जो वहां मजदूर है, बाकी लोग जो अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे लोग, और वहां पर क्या रत्ना पांडे जी आ रहे हैं, कहता है कि भाई मैं इतनी तुम्हारी ये करूंगा, और वहां पे एक दुर्घटना हो जाती है। वो दुर्घटना का वो प्राइवेट आदमी पे, मतलब एक बिजनेसमैन को एक विलेन बना दिया जाता है, प्रेम चोपड़ा को। असल में दुर्घटना जो एक सरकारी खदान में हुई, कई लोग मारे गए, और वो दुर्घटना इतनी चर्चित हुई। लेकिन जब फिल्म बनी तो फिल्म में वो प्राइवेट खदान दिखा दी गई और प्रेम चोपड़ा को विलेन बना दिया गया। यानी बिजनेसमैन, आपने कहा ना विलेन होता है, ये सारी चीजें होती है जी। तो अब जब भी कोई फिल्म बने, अब ये बताइए, ऐतराज कर रहे हैं, जब अमिताभ बच्चन ये बोल रहे थे कि कश्मीर अपनी फिल्म में, कि कश्मीर को मुगलों ने बसाया, तब कोई क्यों नहीं बोला? और ऐसा नहीं है कि एजेंडे चलाने वाले की मोदी की सरकार है तो उसमें एजेंडे नहीं चला रहे। आपने वो पिक्चर होगी अभी जो सैफ अली खान और ऋतिक रोशन की आई थी, विक्रम बेधा, अब उसमें एक सीन है, और वो कानपुर और लखनऊ के आसपास फिल्माई गई फिल्म है। उसमें है कि कैसे जो वो शारिब आसमी को बोलता है ऋतिक रोशन, क्योंकि वो छोटा गुंडा है और ऋतिक रोशन खुद एक बड़े गुंडे के रोल में। वो कह रहे हैं कि तुमने भोले जी को देखा है? कि हाँ देखा है। भोले जी के गले में सांप को देखा है? कि हाँ देखा है। कि अगर वो सांप भोले जी को छोड़ के चला जाए तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा। और सांप का क्या होगा? कि सांप को चील कौवे खा जाएंगे। अब बाद में वो कहते हैं मैं भोले हूं और तू सांप है, समझ ले, तू मुझे छोड़ के गया तो क्या होगा? बाद में वो उसकी गला भी काट देता है। अब ये सोचिए कि दो किरदार, एक भोले जी हैं और एक वो कौन है, नाग राजा वासुकी जी। नाग राजा की उनके गले में वरदान मिला हुआ है, उन्हें पढ़ते लिखते नहीं है। आप सोच सकते हैं एक आदमी जो स्क्रिप्ट लिख रहा है फिल्म की, उसको इतनी अकल नहीं होगी है, लेकिन वो जानबूझ के आपके किरदारों को, जिस तरह से आपने कहा बिजनेसमैन को बुरा दिखाया, बनिया को लाला बोला, ब्राह्मण को कुछ बोला। मेरे पास एक जिसमें सारे विलेन्स के तिलक लगा हुआ है, वो सब एजेंडे होते थे, सारे विलेन ही तिलक लगाएंगे, हीरो नहीं लगाएगा। अमिताभ बच्चन जा रहा है मंदिर की सीढ़ियों पे, चढ़ता नहीं है, 786 का बिल्ला, लेकिन उसको बचाता है। तो मेरा यही सवाल है कि जाति धर्म और इसके आधार पर पहले फिल्म तो इतना हो अल्लाह कभी नहीं हुआ, लेकिन अगर ये फिल्म आती है तो इस पर किया ज्यादा धर्म के एंगल से बनाई गई है, जाति के एंगल से बनाई गई है, और कहीं ना कहीं पूरे देश में कहीं ना कहीं इसको लेकर एजेंडा जो है, एजेंडे की बात कही जा रही है। ठीक है विष्णु शर्मा जी, आपकी बात आ गई। जीएस चौहान जी, जीएस चौहान जी, जसकीरत रांगी जैसे ना जाने कितने हमारे लाल, जो हमारे भारतीय जो है जवान जो है, न सिर्फ पाकिस्तान, दुनिया के कोने कोने में देश की सुरक्षा के लिए बिना किसी पहचान, बिना किसी नाम, एक बार फिर से मैं उसी सवाल के साथ आ रहा हूं कि वो देश सेवा में लगे हैं। अगर इन फिल्मों के माध्यम से
हमारे देश की हमारा देश जो है जनमानस वो जान पाता है कि ना जाने कितने लोग जिनको हम जानते नहीं हैं वो इस तरीके से देश सेवा में लगे हैं, और ऐसी अगर फिल्में आती हैं तो इसको कोरा प्रोपोगेंडा कह देना, मुझे लगता है ये न्याय नहीं है ऐसी फिल्मों के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, ये न्याय नहीं कर रहे हैं कुछ लोग। और फिर मैं कह रहा हूं कि मैं पॉलिटिक्स उसमें नहीं जाना चाहता था, लेकिन यहाँ कुछ बातें ऐसी हुई हैं कि अगर मैं इसको साफ रूप से नहीं कहूंगा तो फिर मैं भी देश के प्रति मेरा भी लगाव आप लोग मानेंगे कि नहीं है जी। पहली बात, मैंने जो जितनी सर्विस करी है टोटल कांग्रेस गवर्नमेंट के अधीन में करी। नंबर 2, मैडम पांडे जी ने, डॉक्टर पांडे ने कहा कि वो क्या हुआ अभी तक, क्या वो मिले वगैरह वगैरह। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ जी, क्या बॉम्बे वाले कांड में जो है अभी तक मिले? और मेरा एयर चीफ मार्शल ही रिक्वेस्टेड भी देन प्राइम मिनिस्टर कि जो है इसके इंक्वायरी करिए, इसमें कुछ करिए। तो क्या हुआ? मैं आपको बता दूं कि जवाहरलाल, ये मोदी जी से पहले लाल बहादुर शास्त्री दिवंगत हमारे प्रधानमंत्री थे, ऐसा प्रधानमंत्री ना हुआ है ना होगा। उनकी मृत्यु जो मॉस्को में हुई थी, हु वाज हिज कुक, क्या अभी तक इंक्वायरी हुई है उसकी? ये बताएं ये लोग जो भी ये विरोध कर रहे हैं। और क्या ये लोग कभी वीर अब्दुल हमीद के घर गए हैं? तो इस तरह देश जो आज की जो नई पीढ़ी है, उनको पता लगना चाहिए कि हमारे देश के दुश्मनों ने क्या क्या हम लोग के साथ खेला किया। और मैं कोट करता हूं जनरल बिपिन रावत, सीडीएस बिपिन रावत जी का। उन्होंने कहा था कि हमें 2.5 फ्रंट से लड़ना है, लेकिन मैं अब ये कह रहा हूं कि हम 3.5 फ्रंट से लड़ रहे हैं। सीडीएस रावत साहब ने कहा था कि एक तो पाकिस्तान से, दूसरी तरफ हमें चाइना से लड़ रहे हैं, और जो आधा है वो अपने देश के लोगों से लड़ रहे हैं जो देश के खिलाफ जा रहे हैं। बिल्कुल। अब मैं उसमें बांग्लादेश भी सबमिट कर रहा हूँ। हाँ, बांग्लादेश जुड़ गया तो 3.5 फ्रंट हो गए जी। 3.5, क्योंकि मैं बांग्लादेश वॉर मैंने फाइट किया है सर, और ये दुख की बात है। तो इसलिए, और अंत में एक बहुत ही विनम्रता पूर्वक कहूंगा, विद ड्यू अपॉलॉजी, कि मैडम वंदना पांडे और हमारे मेजर साहब जी, वेर वो थैंक्स गॉड, बहुत बड़ी कृपा है भगवान की कि वो कश्मीर के पंडित घर में जन्म नहीं लिए। तो क्या क्या वहां हुआ हम लोग ने देखा है। मैंने पिक्चर अभी देखी नहीं है, लेकिन मैं देखूंगा पिक्चर को जी। पहली एक बीच में कह रहे थे कि 19 जनवरी कैसे डेट ये है, वो कुछ इलेक्शन का चक्कर। सर, जब पहला जो आया था धुरंधर 1, उसमें ही ये बता दिया गया था कि हमारे धुरंधर 2 विल बी रिलीज ऑन 19 मार्च। रिलीज डेट दे, बिल्कुल जी। तो बड़ी अजीब सी बात है। ठीक है, आप लोग बिल्कुल आप विरोध करिए। आप लोग जैसा कि हमारे पत्रकार साहब ने कहा कि बिल्कुल विरोध करना उनका हक है, आप विरोध करिए, लेकिन कुछ चीजें ऐसी जो देश के बारे में सोच के भी तो विरोध करें। ठीक है। आप कहते हैं कि अभी कोई कह रहे हैं सरेंडर, अभी किसी ने शायद मेरे ख्याल से मेजर साहब ने कहा सरेंडर, तो बताइए अब सरेंडर कह रहे हैं। नहीं, मेजर साहब जी, रत्ना जी ने कहा था जी। ठीक है, चौहान, ठीक है, रत्ना जी, ये पॉलिटिकल, रत्ना जी पॉलिटिकल, ये पॉलिटिकल सवाल नहीं है। जीएस चौहान जी बड़े सम्मानित व्यक्ति है, डिफेंस एक्सपर्ट है और सेना में लंबे समय तक रहे हैं। उन्होंने जो महत्वपूर्ण बातें कही कि देश को लेकर कम से कम हमें गंभीर होना चाहिए। चौहान जी सेना से रिटायर हुए, लेकिन अग्निवीर जिस सरकार ने लागू करके मेरे देश के नौजवानों को बंधुआ मजदूर बना दिया, उसके बारे में इनकी राय नहीं है। मुझे बेहद आपत्ति है इस बात पे। अपनी आने वाली पीढ़ी के साथ दगा करके पांडे जी अग्निवीरों को नहीं, रत्ना जी ऐसे भाई ऐसे बात नहीं करेंगे आप। रत्ना जी ऑपरेशन पिकनिक कह रही है, कभी बंधुआ मजदूर कह रही है अग्निवीरों को। भाई आप सेना के जवान के लिए ऐसे लफ्ज कैसे इस्तेमाल कर सकती है भाई? हमारे पैनल में दो सम्मानित सेना के वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं, आप सेना के जवान को बंधुआ मजदूर बता रही हैं आप। रत्ना जी बिल्कुल, ये क्यों नहीं बोलते
कि अग्निवीर आपकी भाजपा से दिक्कत होगी, आपको राजनीतिक जो भी टिप्पणी करनी करिए, सेना के जवान पे टिप्पणी मत करिए। रत्ना पांडे जी, सेना के जवान को आप छोटा अगर करना चाहेंगे, वो आंकना चाहेंगे तो वो ठीक नहीं कर रही है ना। मैं बताऊंगा आपको कि क्यों लाया गया अग्निवीर। और दूसरे आइए, उसमें आज धुरंधर की बात हो रही है। यू कैन डिबेट विथ मी एंड आई विल रिप्लाई यू कि व्हाई अग्निवीर हैज बीन इन्वाइटेड एंड ये पेंशन किसने बंद करी थी? ओल्ड पेंशन किसने बंद करी थी? जी नहीं, वाजपेयी ने बंद जी नहीं, ये वहां ऑलरेडी मीटिंग में ये। और अगर अनम्यूट करना है तो बुलाया मत कीजिए। ठीक है, जीएस चौहान साहब, जीएस चौहान साहब आपकी बात है। रत्ना जी अपनी बात, रत्ना जी आप विषय पे बात नहीं करेंगे, फिर कहेंगे आप बुलाइए मत। भाई विषय पे बात करिए ना, विषय पे बात करिए ना। आपसे धुरंधर की बात की जाती है, आप अग्निवीर पे चली जाती हैं। आप सेना जवानों को आप बंधुआ मजदूर कहती हैं, आप ऑपरेशन सिंदूर को कहते हैं कि सरेंडर कर दिया। आपकी सोच है, उचित समझो वो कर लो। ये है 56 इंची, वो भी देश के लिए लड़ रहे हैं। आपकी सोच है, इनपुट दिया था, सोच है आपकी। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? ठीक है, ठीक है। मेजर आशीष हम आपके पास आएंगे। मेजर आशीष, मुझे लगता है कि फिल्म को फिल्म के तरीके से, अभी महेंद्र सिंह जी ने जो बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं कि उसको फिल्म को फिल्म के तरीके से लिया जाना चाहिए, लेकिन एक वर्ग ने इसको जो है उसको कहा कि नहीं ये सब हकीकत है। उसको लेकर ये जो चर्चाएं हुई, वो उत्सुकता इस वजह से लोगों की और बढ़ी, और इस वजह से भी भीड़ जो है कहीं ना कहीं सिनेमा घरों में है। लेकिन दूसरे पहलू की अगर बात करें, देश हित से जुड़े तमाम ऐसे विषय जो हैं उस पर मुझे लगता है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। और रही फिल्मों की बात, इस तरीके की पहले भी तमाम फिल्में बनी हैं, लेकिन अगर कोई फिल्म पाकिस्तान के खिलाफ फिल्म बनी है, पाकिस्तान में चर्चाएं हो रही हैं, हमारे यहां के लोगों को क्यों इतना भाई आग लगी पड़ी है? मैं आपको बता रहा हूँ क्यों। जी। आज से पहले कोई भी जो पिक्चर बनी, उसमें जो वहां उस टाइम की सरकार थी, उसका झूठा महिमा मंडन नहीं किया गया किसी भी पिक्चर में, इसलिए कभी दिक्कत नहीं आई। जो विषय था उसको दर्शाया गया, उस बहादुरी को दर्शाया गया, लेकिन जो राजनीतिक नेतृत्व था वो कितना भैया रिस्क उठा करके क्या क्या कर रहा है, वो झूठा महिमा मंडन किसी पिक्चर में आज से पहले कभी नहीं था। तो आप नकार दीजिए ना उसको नकार दीजिए कि भाई गलत है, भाई उसको नकार दीजिए। नहीं, नकार तो हम तो नकार ही रहे, हम तो बता ही रहे, वो आ ही रहा है, काल्पनिक है, लेकिन कुछ लोग उसको वास्तविकता से जोड़ रहे हैं। और जब जो विपक्ष को जो पिक्चर में जो दिखाया गया है, मान लो सब आईएसआई के एजेंट ही दिखा दिया है, जो विपक्ष है वो पूरा आईएसआई एजेंट है। और इसी के जो अब मैं आपको रियलिटी में ले आऊं, अभी हमारे आर्मी चीफ ने एक किताब लिखी और यही सरकार ने उस आर्मी चीफ की किताब को बंद करा दिया, क्योंकि उसमें खुलासे मुझे लग रहा है जो अभी मेरी बात बोल लेने दीजिए, बीच में मत बोला करिए, ठीक है। जब उन्होंने खुलासा किया कि चाइना ने और नेपाल ने हमारे देश की जमीन कब्जा रखी है, तो हमारे आर्मी चीफ ने पूछा हमारे प्रधानमंत्री से कि मैं क्या करूं, हम सेना आगे बढ़ाएं? तो उन्होंने कहा ना, जो तुम्हें खुद समझ आए कर लो, मुझसे मत पूछो। ये कहा गया, ये है रियलिटी। और जो पिक्चर में आप देखोगे तो लग रहा है, आपको मैं एक और पिक्चर का उदाहरण देता हूं, याद करिएगा, जो सर्जिकल स्ट्राइक पे पिक्चर बनी थी उरी, उसको याद करिएगा, तो उसमें भी जो दिखाया गया, जो ऑपरेशन थे वो अलग थे, उसके बराबर आपको दिख रहा था कि यहां ये हो रहा है, वो हो रहा है। भाई साहब, आपने 1971 वॉर में की जो पिक्चरें बनी है उसको कभी देखिएगा, उसमें ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया कि भैया इंदिरा गांधी जो है उठ रही हैं, सो रही हैं, अब जाग रही हैं, अब पूछ रही हैं। उन्होंने जनरल मानेकशॉ पे छोड़ा था, फौज ये फैसले करती है कि कहां क्या करना है, कब करना है, सबको होता है। किसी कुर्ता पजामा वाले को कुछ नहीं पता होता है, बड़े हथियारों का तो सिर किधर है, पूछ किधर है। नहीं, सवाल यही है कि आपने कहा कि इंदिरा जी ने जनरल मानेकशॉ पे छोड़ा था।
सवाल उठ रहा है, और कोई वजह नहीं है सवाल उठने की, और कोई वजह नहीं है। पिक्चरें पहले भी बनती थी, बाद में भी बनती थी। मैं आपको पहली मूवी का एक और डायलॉग आपको याद दिला दूं, अगर हम किसी पाकिस्तानी को एड्रेस करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? पाकिस्तानी ना, वो हमें एड्रेस करेगा तो बोलेगा हिंदुस्तानी। लेकिन धुरंधर 1 के पहले डायलॉग पे एक बार फिर से जाइएगा, जब आतंकवादी वो प्लेन को हाईजैक में उसमें दिखाया है, तो आतंकवादी कहता है तुम हिंदू बहुत कमजोर होते हो। अबे बैठे वो हिंदू नहीं थे, वो हिंदुस्तानी बैठे थे, तो मैं वो हिंदू वर्ड क्यों? मेजर आशीष अब मेजर आशीष अभी आपने कहा, मेजर आशीष अभी आपने कहा कि इंदिरा गांधी ने जनरल मानेकशॉ से कहा कि आपको ठीक लगे वो करिए, लेकिन अगर यही राजनाथ सिंह जी कह देते हैं कि जनरल मनोज नरवणे से कि आपको जो ठीक लगा है वो करें, तो वो विरोध हो जाता है। के ऊपर छोड़ दिया गया था, कुछ नहीं करना है। अगर करना होता तो आज वो कर चुके होते ना, तभी तो उनकी बुक को दबाया जा रहा है, रिलीज ही नहीं होने दिया जा रहा। और सरकार ने एक फरमान जारी कर दिया है अब कि सेना के अधिकारी किताब नहीं लिखेंगे, किताब लिखेंगे तो कम से कम 10 साल बाद लिखेंगे, और उसमें सरकार के खिलाफ कुछ नहीं लिखेंगे। ये फरमान तो इसी सरकार ने जारी किया है ना, कि जो आर्मी के मुझे लगता है मेजर आशीष, मुझे लगता है कि अतीक का किरदार, मुझे लगता है मेजर आशीष अतीक का किरदार जो है वो ज्यादा चुभ रहा है, इसलिए परेशान कर रहा है, इसलिए चर्चा कर रहा है। नहीं भैया, देखिए पाकिस्तान जाने वाला, मैंने कहा अडानी का पावर प्लांट की सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट था। अभी बांग्लादेश का जिक्र किया, देश को अभी नरेंद्र मोदी ने कितने करोड़ का डोनेशन दिया है, आप बता दीजिए। जिनको नहीं पता है वो गूगल कर ले। उसी बांग्लादेश को जहां हिंदू मारे जा रहे थे, जहां आदान प्रदान चल रहा था, फर्क नहीं पड़ रहा था नरेंद्र मोदी को और भाजपा को, मारे जा रहे थे ना हिंदू। उन्हीं को सौगात भी दी है, अभी उन्हीं को डीजल भी दिया है। और आपको पता है हम बांग्लादेश को डीजल कितने रेट पे देते हैं? 61 रुपीज। ठीक है मेजर आशीष, माफी के साथ आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। पवन रावत जी आपका बहुत शुक्रिया, रत्ना पांडे जी आपका भी बहुत शुक्रिया, विष्णु शर्मा जी आपका बहुत शुक्रिया, और जीएस चौहान जी आपका भी बहुत शुक्रिया। महेंद्र सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। अपना कीमती समय आप सभी मेहमानों ने आप हमें दिया। तो फिलहाल धुरंधर जो है उसको लेकर सियासी बॉन्डर जरूर है, लेकिन सिनेमा घरों की अगर बात करें तो सिनेमा घरों में जो दर्शक हैं बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। राजनीतिक टिप्पणियां इस फिल्म पर जरूर हो रही हैं कि आखिर इसको फिल्म के तरीके से इसको लेना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं एक पक्ष इस फिल्म को कह रहा है कि यह सच है, इसमें सच दिखाया गया है। एक वर्ग को उसमें कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करने की बात कही जा रही है। दूसरी तरफ दूसरा वर्ग कह रहा है कि यह किसी को खुश करने की ये कोशिश है और पैसे देकर फिल्म बनवाई गई है। लेकिन फिलहाल धुरंधर का जो क्रेज है वो बरकरार है, पूरे देश में और दुनिया में धुरंधर का क्रेज बरकरार है, और ये फिल्म भारत की सबसे बड़ी फिल्म बनने की ओर लगातार बढ़ रही है। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।